एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आइडियल देव क्लासेस YouTube चैनल पर हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें आपका जो नया पाठ्यक्रम है सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का, उसके जो अभ्यास प्रश्न हैं अलग अलग पाठों को, उनको हम आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने जो इसका पहला वीडियो लेक्चर था उसको आप बहुत ज़्यादा प्यार दिया। उम्मीद करता हूँ इस सीरीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए हम आपके सामने अगला पार्ट लेके आ रहे हैं, उसके अभ्यास प्रश्न, तो वो आपको पसंद आएंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम जो अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं वो पार्ट या अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, उसके करेंगे। तो बच्चों, इस अध्याय में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पहले उसका उद्देश्य शासन करना नहीं था, है ना। पहले उसका उद्देश्य शासन करना नहीं था, पहले वो व्यापार के उद्देश्य से आई थी। धीरे धीरे करके उसने हमारे देश में अपनी सत्ता स्थापित कर ली, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे स्थापित करी, है ना। पहला प्रश्न है, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया। यूरोप से हमारे देश में आने के लिए पहले हम उसके माध्यम से आ सकते थे। किसके माध्यम से? लैंड, स्थल मार्ग के माध्यम से। समुद्र के माध्यम से कोई रास्ता था नहीं और स्थल मार्ग से आने में बहुत देरी हुआ करती थी। तो समुद्र से आने का जो मार्ग पता लगाया था सबसे पहले, वो एक पुर्तगाली यात्री था, वास्को डी गामा। इसका नाम याद रखिएगा, वास्को डी गामा, जिसने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया। किसने लगाया बच्चों? वास्को डी गामा ने। कब लगाया? 1498 में। कहाँ तक पहुंचने का रास्ता? भारत तक पहुंचने का। आया समझ? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। कोशिश करना कि वीडियो देखते देखते ही आपको प्रश्नों के उत्तर याद हो जाए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 है, इजाज़तनामे से क्या आशय है। इजाज़तनामे से क्या आशय था? देखो, इजाज़त का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में पूछना। जैसे कहीं घूमने जाते होगे तो अपने माता पिता से इजाज़त लेते होगे, उसी प्रकार इजाज़तनामा होता था। इजाज़तनामा जो इंग्लैंड की महारानी है ना, उनके द्वारा प्रदान किया जाता था, ठीक है। तो इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी, है ना, बहुत सारी इंग्लैंड में व्यापारिक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा। तो इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इजाज़तनामा में बताए गए स्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की सुविधा प्रदान की गई है, वहाँ पर कोई दूसरी और कंपनी अंग्रेज़ों की आकर व्यापार नहीं कर सकती थी। यह इजाज़तनामे में बताया गया था। लेकिन धीरे धीरे क्या, जैसे समय बीतते गया तो महारानी ने इस इजाज़तनामे में परिवर्तन किया, ठीक है, और भी कंपनियां आने लगी। प्रश्न क्रमांक 3 की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 3 आपसे पूछता है कि जो बक्सर का युद्ध था उसके क्या परिणाम हुए थे। बच्चों, बक्सर का युद्ध जो था 1764 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1764 में। तो बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम निकले थे? यदि हम इसके परिणाम की बात करें तो बक्सर के युद्ध का सैनिक दृष्टि से अत्यधिक इम्पोर्टेंस है। कैसे इम्पोर्टेंस है? क्योंकि इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने अपने सैनिक क्षमता के बल पर किसी युद्ध को जीता था, है ना। तो ये अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी सफलता थी। जबकि जो प्लासी का युद्ध था ना, वो उन्होंने धोखे से जीता था, ठीक है, मतलब उन्होंने घूस दे के वो युद्ध जीता था। वो उनकी सैनिक सफलता नहीं थी, लेकिन बक्सर के युद्ध उनकी सैनिक सफलता थी। तो ये पहला इसका परिणाम हो गया। इस युद्ध में विजय के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की प्रभुत्व की स्थापना हुई। मतलब बक्सर के युद्ध में क्या हुआ? एक तो इनकी सैनिक सफलता उजागर हो गई सबके सामने। दूसरा ये हो गया कि बंगाल में पहले नवाबों का शासन था, अब अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो गई। और आखिरी में इसी बंगाल से कंपनी ने एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप धारण कर लिया। धामयाक मतलब धारण, ठीक है। तो ये हो गए बक्सर के युद्ध के परिणाम। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 आपसे पूछता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है। बच्चों, पानीपत के 3 युद्ध हुए। पहला जो युद्ध था वो 1526 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। जो दूसरा युद्ध था वो 1556 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? हेमू और अकबर के बीच में। और पानीपत का जो तीसरी लड़ाई थी वो कब हुई? 1761 में। किस किस के बीच में हुई? मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। यह लड़ाई इसलिए बच्चों इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसने जो मराठाओं का सपना था ना दिल्ली में राज करने का, उसे चकनाचूर कर दिया। उनका सपना टूट गया, ठीक है, क्योंकि इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली हार चुका था, ठीक। यदि इस युद्ध में मराठा हारते नहीं तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता, है ना। हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन
शायद स्थापित नहीं हो पाता। ठीक है, बढ़े प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 आपसे पूछ रहा है कि यूरोप के बाज़ारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी? तो बच्चों, बारीक सूती कपड़े, हमारे देश में के जो बारीक यानी बिल्कुल पतले सूती कपड़े होते थे उनकी डिमांड थी। रेशम जो उगता था उसकी डिमांड थी। काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की अत्यधिक मांग थी। ठीक है, तो आप इनके नाम बता देंगे 1 2 3 4 करके। ठीक, प्रश्न क्रमांक 6 की बात करें। प्रश्न क्रमांक 6 आपसे सहायक संधि की शर्तें क्या थी ये पूछ रहा है, मतलब सहायक संधि के बारे में वो जानना चाह रहा है। बच्चों, सहायक संधि जो थी इसके जनक किसे बोला जाता है? लॉर्ड वेलेजली को। किसको बोला जाता है? लॉर्ड वेलेजली। इसके अंतर्गत लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था? इसकी शुरुआत की थी किसने? वेलेजली ने। इसकी शर्तें निम्नानुसार थी। जो भी देशी रियासत इस संधि को स्वीकार करता था कोई भी, तो वह अपने राज्य में शत्रु राज्य के व्यक्ति को शरण या नौकरी नहीं दे सकता था। ठीक है, मतलब जैसे मान लो भोपाल का दुश्मन राज्य क्या हो गया? बंगाल। तो बंगाल का जो व्यक्ति है भोपाल के व्यक्ति को शरण नहीं दे सकता था। ठीक है, ना ही नौकरी दे सकता था। दूसरा, देसी रियासती कंपनी की अनुमति के बिना, है ना, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति के बिना कोई अन्य राज्य से युद्ध, संधि या मैत्री नहीं कर सकता था। मतलब यदि आपने सहायक संधि अंग्रेजों से अपना लिए तो बंगाल अपने मन अनुसार किसी को अपना दोस्त नहीं बना सकता था, किसी से संधि नहीं कर सकता था। ये सब इसकी शर्तें थी। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये सहायक संधि थी, वह जो स्वायत्तता रहती थी राज्यों की उसे अंग्रेज़ों के पास रखने के लिए उन्हें दबाव या डलवाती थी। ठीक है, बड़े प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 आपसे पूछ रहा है कि वारेन हेस्टिंग के द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे। वारेन हेस्टिंग के द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे? तो बच्चों, वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 में न्याय व्यवस्था में क्या सुधार किए गए थे? सबसे पहला सुधार ये किया गया था, हर जिले में कितनी अदालत स्थापित की? 2। कौन कौन सी? एक फौजदारी, दूसरा दीवानी। दीवानी अदालतों के मुखिया कौन हुआ करते थे? यूरोपीय जिला कलेक्टर। ठीक है, जबकि फौजदारी के कौन होते थे? काजी या मुफ्ती। ठीक है, काजी या मुफ्ती हुआ करते थे। तो वारेन हेस्टिंग की न्याय व्यवस्था के यदि आपसे सुधार पूछेंगे 2, आप बता देना। पहला कि 2 अदालतें उससे स्थापित की हर जिले में। कौन सी? एक फौजदारी, दूसरी दीवानी। दीवानी अदालतों के मुखिया का नाम बता देना कि यूरोपीय जिला कलेक्टर होता था, जबकि फौजदारी का काजी और मुफ्ती होते थे। अब हम बात करें दीवानी अदालत क्या होती हैं, जिसमें मान लो कि आपकी किसी से मतलब आपका ज़मीन का विवाद है, वो दीवानी अदालत के अंतर्गत आएगा। जबकि फौजदारी में लड़ाई हो गई या किसी का मर्डर हो गया, ये फौजदारी के अंतर्गत आता है। बड़े प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 आपसे प्लासी युद्ध के कारण पूछता है। बच्चों, प्लासी का जो युद्ध है वो 1757 में लड़ा गया था। ठीक है, और इस युद्ध का भारत के इतिहास में अपना अलग ही महत्व है। और यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। इसके निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे ना, वह कर व शुल्क का भुगतान नवाब को नहीं कर रहे थे। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो कर देते ही नहीं थे नवाब को, तो मजबूरन उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर मतलब युद्ध के लिए वो भी एक इम्पोर्टेंट कारण था। दूसरा कारण था नवाब के निर्देशों का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके कर्मचारियों के द्वारा क्या किया जाता था? उल्लंघन किया जाता था, मतलब पालन नहीं करते थे वो लोग। और सबसे अंतिम कारण यदि मैं बात करूं तो ब्लैक होल की घटना थी। ब्लैक होल की घटना का मतलब होता है, एक बार जो नवाब सिराजुद्दौला था उन्होंने लगभग 131 लोगों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया था और उसमें कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। जब उन्होंने रात में उन्हें बंद किया और सुबह देखा तो वहाँ पर बहुत कम लोग ही जीवित बचे थे। इसे ब्लैक होल की त्रासदी के नाम से जाना जाता है। इन तीनों कारणों को हम बोल सकते हैं प्लासी युद्ध के लिए उत्तरदायी। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? मतलब आखिर बहुत सारी जो यूरोपीय कंपनियां थीं उनमें लड़ाइयाँ क्यों चल रही थी, क्यों प्रतिस्पर्धा हो रही थी? उसका कारण था बारीक सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की कहाँ ज़बरदस्त मांग थी? यूरोपीय बाज़ार में। तो अब और ये यूरोपीय बाज़ार में इनकी ज़बरदस्त मांग थी और ये मिलती कहाँ थी? भारत में। कहाँ मिलती थी? भारत में। तो भारत से इसे यूरोपीय बाज़ार में कौन बेचेगा और कौन अत्यधिक लाभ कमाएगा, इसी को लेकर आपस में ये लोग लड़ाई करते रहते थे। यही इनकी प्रतिस्पर्धा का
मुख्य कारण था। ठीक है, आ रहा है समझ? बढ़े प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। प्रश्न क्रमांक जो 10 है आपका, वो आपसे लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के बारे में पूछता है। ठीक, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ना। इन्होंने 1848 से लेकर 1856 तक भारत के ये क्या रहे हैं, गवर्नर जनरल रहे हैं, है ना। तो इन्होंने विलय नीति, या इसे ही हम हड़प नीति भी बोलते हैं। यदि आपसे हड़प नीति पूछ लें तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, विलय नीति को ही हड़प नीति भी बोलते हैं। इस नीति के अनुसार अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसका राज उसके दत्तक पुत्र को नहीं सौंपा जाएगा। बच्चों, आपने झांसी की रानी का नाम तो सुना होगा। झांसी की रानी के खुद का मतलब उनका खुद का स्वयं का कोई पुत्र नहीं था, तो उनके जो पति थे उन्होंने एक दत्तक पुत्र, दत्तक का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र, उसको ले लिया क्योंकि उनको स्वाभाविक रूप से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो लेकिन अंग्रेज़ों ने उनके इस अधिकार को मान्यता प्रदान नहीं की। इसी बात को लेकर उन्होंने झांसी को भी हड़प लिया। और कब हड़पा? 1853-54 में, है ना। तो यदि मैं इसकी बात करूं कि इस विलय नीति क्या थी, तो इस विलय नीति की सीधी सी बात ये कि यदि आप किसी भी राज्य के शासक का स्वाभाविक उत्तराधिकारी यदि मर जाता है तो उसके दत्तक पुत्र को उसका राज सिंहासन नहीं छोड़ा जाएगा। और इसी नीति के बेसिस पर 1848 में जैतपुर, संबलपुर और बघाट है ये, बरघाट नहीं, 1850 उदयपुर, झांसी तथा नागपुर का विलय कर लिया गया था। और ये बहुत प्रसिद्ध नीति है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पूरे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। यदि आपको हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है तो आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। यदि आप कुछ सुधार करना चाहते हैं या कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, और आपने यदि आइडल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और स्वस्थ रहिए।